हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर बल तथा गति के नियम इसके ऊपर। पिछली क्लासेस से स्टूडेंट्स हमने बल को समझा, गति के नियमों को समझा, गैलीलियो के एक महत्वपूर्ण प्रयोग को समझा और गति के प्रथम और द्वितीय नियम को हम कवर अप कर चुके हैं। गति के द्वितीय नियम पर आधारित हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स करे थे। इसकी पिछली क्लास में हमने गति के तृतीय नियम को यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके डेली लाइफ में आप जो एक्टिविटीज देखते हैं, आपके आसपास जो क्रियाएं होती हैं या फिर जो क्रियाएं आप करते हैं, जो साधारण क्रियाएं जैसे कि चलने की क्रिया है ना, आप चलते हैं, वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, और इसके अलावा काफी सारी क्रियाएं जो हमारी डेली लाइफ में होती है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम या फिर न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होती है। पिछले चैप्टर में हमने गति की 3 समीकरण पढ़ी, इस चैप्टर में हम गति के 3 नियम पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके हायर क्लासेस के लिए, तो मैं इसीलिए बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, आज के क्लास में हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सीखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम आज करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसका कुछ पार्ट रह जाता है तो उसको अगली क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम समझेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, और इसको समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पहले स्टूडेंट्स हम इसका जो प्रूफ करते हैं वो गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सपोज हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों बॉलें अभी दूर दूर हैं, फिर ये क्या होती हैं, एक दूसरे के पास आती है और टकरा जाती है, और फिर टकराने के बाद ये फिर दूर दूर हो जाती है। सपोज ये कंडीशन है, इसको इस तरीके से, अभी मैं इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, बस एक्सप्लेन इसको मैं धीरे धीरे करके करते रहते हैं। तो ये समझिए आप दो बॉल हैं ए बी, ये टकराने के पहले है, टकराने से पूर्व है ये, टकराते वक्त, और टकराने के बाद। ठीक है, तो मानते हैं हम इसमें कुछ चीजों को मानते हैं, जब हमको प्रूफ करना होता है तो हम मानते हैं कि ए गेंद का द्रव्यमान बराबर m1 है। ए गेंद का द्रव्यमान m1 है, ए बॉल है तो m a बोल लेते हैं इसे। ठीक है, और बी गेंद का द्रव्यमान m b है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m a है और इसका द्रव्यमान m b है। ठीक, इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि ये गति कर रही है, तो A ऐसे गति कर रही है और B ऐसे गति कर रही है। तो जो A गेंद का जो वेग है, A गेंद का वेग है वो हम ले लेते हैं UA। ठीक है, इस स्थिति में UA इसका वेग है और UB इसका वेग है, तो मतलब ये दोनों गति कर रही हैं, इस दिशा में गति कर रही हैं, एक के पीछे एक। B गेंद का वेग
बराबर यूबी। ठीक है, अब हम ऐसा मानते हैं कि कुछ टाइम बाद ये दोनों गेंदें क्या हो जाती है, टकरा जाती हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये कुछ डिफरेंट स्पीड से गति कर रही है और इनकी गति में कुछ अंतर है और कुछ समय बाद इनकी गति के कारण क्या हो जाती है, इनमें टक्कर हो जाती है। ठीक है, तो टक्कर का टाइम ले लेते हैं, समय टी, समय को हम टी ले रहे हैं। ठीक है, अब टकराने के पश्चात मैं ये बोल रहा हूं कि टकराने के बाद इनका वेग जो होता है परिवर्तित हो जाता है। इसका वेग हो जाता है va और इसका वेग हो जाता है vb। द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। का वेग कब, टक्कर के बाद। ये हो जाता है सपोज va और b गेंद का वेग हो जाता है सपोज टक्कर के बाद vb। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें नोट डाउन कर ली। अब आप मुझे बताइए कि टक्कर से पूर्व यदि मैं यहां पर लगने वाला यदि बल निकालूं कि जब इनकी टक्कर होती है तो ए बॉल बी बॉल पर कितना बल लगाती है और बी बॉल ए बॉल पर कितना बल लगाती है। ठीक है, तो इसको यहां पर लिखते हैं। अभी हम जस्ट नोट डाउन करते जा रहे हैं, अभी हमने प्रूफ को जो चीज अप्लाई करनी है वो नहीं की। ठीक है, तो ए बॉल के लिए लिखते हैं। ए बॉल के लिए देखो, बल होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यह हमने गति के द्वितीय नियम से सीखा। गति के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टक्कर के समय गेंद ए द्वारा गेंद बी पर लगाए गए बल का परिणाम, कितना बल लगाया जाएगा, इसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो एफ ए द्वारा, ए बॉल द्वारा बी बॉल पर लगाया गया बल। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, एफ ए बी। ठीक है ना, तो क्या होगा, द्रव्यमान क्या है उसका, ए बॉल का ए एम ए है, तो एम की जगह द्रव्यमान की जगह एम ए आ जाएगा, वी की जगह वी ए आ जाएगा, यू की जगह यू ए आ जाएगा और समय तो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1। ऐसे ही यदि मैं बोलूं कि टक्कर के समय तथा बी गेंद द्वारा, अब हमको पता है गति के तृतीय नियम से एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान बल आरोपित करती है लेकिन विपरीत दिशा में। तो इस चीज का हम यूटिलाइज बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि बी गेंद द्वारा गेंद ए पर कितना बल लगाया जाता है। गेंद ए पर लगने वाला बल, ठीक है, इसको हम संवेग परिवर्तन की दर से फाइंड आउट करते हैं ना, तो यही तो बी गेंद द्वारा ए गेंद पर लगने वाला बल, तो एफ बी ए हो जाएगा। एफ ए बी क्या है, ए गेंद द्वारा बी गेंद पर लगने वाला बल। एफ बी ए क्या है, बी गेंद द्वारा ए गेंद पर लगने वाला बल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो एफ बी ए हो जाएगा, एम ए की जगह एम बी आ जाएगा, वी ए की जगह वी बी आ जाएगा, यू ए की जगह यू बी आ जाएगा, बी गेंद से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये हो गया ए गेंद द्वारा, ये हो गया समीकरण 2। अब आप मुझे बताइए, गति के द्वितीय नियम का हमने अभी प्रयोग किया, गति के तृतीय नियम से। तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यदि एफ ए ने बी पर बल लगाया तो क्या एफ बी भी ए पर बल नहीं लगाएगी? क्या बी गेंद भी ए पर बल नहीं लगाएगी? लगाएगी। और गति का तृतीय नियम बोलता है कि ये दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है।
इस बल की दिशा विपरीत होती है, तो विपरीत दिशा के लिए हम क्या कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं विपरीत दिशा के लिए। तो ये गति के तृतीय नियम से हम इसको इस प्रकार से लिखने में समर्थ हो पाए। क्यों लिखा हमने ऐसे, क्योंकि गति के तृतीय नियम से पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल परिणाम में तो समान होते हैं, परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, दिशा में विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके मैं अगर इन बलों का मान रख दूं, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 व 2 से इसकी जगह में क्या रखूंगा, एफ ए बी की वैल्यू रख दो ये वाली, और एफ बी ए की जगह क्या रखूंगा, एफ बी ए की जगह ये वैल्यू रख दो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके। तो वैल्यूज रखता हूं, इधर क्या आ जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि ऊपर इस माइनस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ए की मल्टीप्लाई अंदर कराइए तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए हो जाएगा। अब यहाँ माइनस को आप बाहर रहने दीजिए और एम बी की मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ठीक है, इसके बाद आप जो ये बाहर माइनस है दूसरी साइड, इसको सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस में आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कीजिए, पहले बाकी कैलकुलेशन कीजिए, माइनस की कैलकुलेशन लास्ट में कीजिए। तो हो जाएगा माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब ये माइनस वाला जो पद है इसको इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहां से ये माइनस वाला पद है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, और ये एम ए यू ए उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम ए यू ए प्लस का प्लस एम बी यू बी। ओके, तो ये हमारे पास एक समीकरण मिली हमें। इसको मैं अगले पेज पर लिखता हूं, जो ये लास्ट लाइन हमें मिली है इसको अगले पेज पर लिखता हूं। ठीक है, तो ये है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं आप। देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया लास्ट में, तो ये m का मतलब क्या है, m ए क्या हो गया, द्रव्यमान किसका, ए गेंद का, ए गेंद का। ठीक है, और वी ए क्या हो गया, वेग किसका, ए गेंद का। ठीक है, वी ए वेग हो गया टक्कर के बाद वाला वेग, टक्कर के बाद वाला। तो द्रव्यमान गुणा वेग हमने बोला संवेग होता है ना, हमने पढ़ी थी ये चीज जब गति के द्वितीय नियम को पढ़ रहे। तो ये क्या हो गया, संवेग हो गया। संवेग किसका, गेंद ए का, गेंद इसमें ए तो लिखा हुआ है दोनों तरफ, तो मतलब गेंद ए का संवेग हो गया। और गेंद ए का संवेग किसके बाद, टक्कर के बाद। बात समझ में आई। ऐसे ही ये देखो, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो मतलब ये गेंद बी का हो गया, गेंद बी का। और एम बी इंटू वी बी है मतलब संवेग, और वी मतलब वी बी कब था, टक्कर के बाद वाला वेग था, तो ये हो गया टक्कर के बाद वाला वेग। अब इधर आइए, ये हो गया ए गेंद का, तो गेंद ए का, एम ए इंटू द्रव्यमान गुणा वेग है तो संवेग। लेकिन ये कब का होगा, क्योंकि इसमें यू ए है, और यू ए हमने लिखा था टक्कर से पूर्व, यू ए हमने लिखा था गेंदे का वेग टक्कर से पूर्व, यहां पर देखो। ठीक है, टक्कर से पूर्व। तो
संवेग टक्कर के पूर्व, टकराने के पूर्व। और ऐसे ही यहां देखो, ये हो जाएगा गेंद बी का संवेग टक्कर के पूर्व, क्योंकि यू बी है इसमें। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे आप। ये मैं जल्दी जल्दी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो, गेंद ए का संवेग टक्कर के बाद प्लस गेंद बी का संवेग टक्कर के बाद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टक्कर के बाद का कुल संवेग है ना, टक्कर के बाद का कुल संवेग हो गया। तो ये पूरा हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, टकराने के बाद, टक्कर के बाद का कुल संवेग। इस तरफ हम ये लिख सकते हैं, टक्कर के बाद का कुल संवेग टकराने के पश्चात गेंद का, टकराने के पश्चात का कुल संवेग। और ऐसे ही मैं इधर लिख सकता हूं, ये भी टक्कर के पूर्व का है, ये भी टक्कर के पूर्व का है, ये गेंद ए का है, गेंद बी का है। तो मैं बोल सकता हूं टकराने के पूर्व का कुल संवेग ये है। तो इधर टकराने के पूर्व का आ रहा है सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर टकराने से पूर्व का कुल संवेग। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना संवेग गेंदों का टकराने के पूर्व था, उतना ही संवेग गेंदों का टकराने के पश्चात भी है। मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। जितना भाई, अगर सपोज 10 पहले था तो 10 ही बाद में भी है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो मतलब कोई दोनों बराबर है, टकराने से पूर्व भी संवेग उतना ही है, टकराने के पश्चात भी संवेग उतना ही है। मतलब कि संवेग में परिवर्तन बिल्कुल जीरो होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा संवेग में। संवेग में परिवर्तन क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया में? बराबर शून्य। और यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो वस्तुओं का संवेग का योग, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। और किस कंडीशन में? जब हमने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि जब वो गतिमान है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले मैं इसको, इसके 2-3 स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, दो वस्तुओं का संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। एक तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, ठीक है, अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। एक तो ये हो गया, इसमें आप लिख देंगे यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। एक आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? अर्थात एक आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, तो
उनका संवेग, उनके संवेग का योग, ठीक है, उनके संवेग का योग। हमने पीछे देखा था योग, बीच में प्लस का साइन आ रहा था। उनके संवेग का योग टकराने के पूर्व तथा टकराने के पश्चात टकराने के पूर्व तथा टकराने के पश्चात समान रहता है या बराबर रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है कि संवेग के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखने को आ गया, पहली बात आप कंडीशन लिखेंगे कि दो वस्तुएं होनी चाहिए, उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करना होना चाहिए। फिर यदि उनकी टक्कर होगी तो क्या होगा, उनके संवेग का योग, दोनों एक वस्तु के संवेग और दूसरी वस्तु के संवेग का योग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद बराबर रहेगा। ये हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। सिंपल, आप इसमें इतना लिखेंगे। इस पर आधारित क्या होता है एग्जाम में, इस पर आधारित आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम सीधे इस पर आधारित क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये गति के तृतीय नियम पर आधारित हमने इसका डेरिवेशन देखा, तो इसके क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप के होंगे। तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिसाइट करता हूं, आप इसको समझिए। मैं जो जरूरी डेटा जो है वो लिखते रहूंगा। 2 किलोग्राम एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली को, 2 किलोग्राम की पिस्टल है, उससे 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली को छोड़ा जाता है, ठीक है। फायर करी तो कितने वेग से छोड़ा, इसको छोड़ा 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कितने वेग से छोड़ा, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसके बाद क्या हुआ, पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित कीजिए। हमको पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित करना है, हमको ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर क्या है, पिस्टल है तो दो वस्तुएं होनी चाहिए ना, तो ये पिस्टल का द्रव्यमान है 2 kg। तो पहली वस्तु तो हो गई पिस्टल। 2 kg को अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 2000 हो जाएगा, है ना। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा। और ऐसे ही ये गोली हो गई दूसरी वस्तु। बात समझ में आ गई, दो वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गोली का द्रव्यमान हमको ग्राम में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले बताइए आप, पहले टकराने से पूर्व मतलब गोली छूटने से पूर्व, तो गोली चलने से पूर्व जो वेग रहेगा, इसका रहेगा UA और इसका रहेगा UB। ये हो गया सपोज MA और ये हो गया MB जो द्रव्यमान है, ठीक है। इसमें तो परिवर्तित होना नहीं है। अब आप मुझे बताइए टकराने के पूर्व इसका वेग क्या रहेगा। दोनों रेस्ट पोजीशन में रहेगी, दोनों विराम अवस्था में, मतलब दोनों का वेग क्या रहेगा, 0। दोनों का वेग क्या रहेगा, 0। इसके बाद क्या होना था, दोनों का वेग 0 रहेगा, अंतिम वेग इसका कुछ और हो जाएगा और इसका अंतिम वेग हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अभी इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम कम है, और इसको मैं कल सॉल्व करूंगा क्लास में। अगर आपसे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, अगर आपसे सॉल्व हो पाए तो आप कीजिएगा। अगले और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।